नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और नवनियुक्त उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के देहरादून दौरा आपको बता दें कि पहुंची हैं। वहां पर उनके आगमन पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यालय पहुंची कुमारी शैलजा ने कहा कि चुनाव का समय है और इस तरीके का आवागमन चलता रहता है। आगे प्रदेश प्रभारी ने उम्मीदवारों की पहली सूची भी तैयार कर दी है और पहली सूची का कोई मतलब नहीं है, हमारी केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी भी है। इन सभी से विचार करके सर्वे कराकर फिर जब इलेक्शन कमेटी बैठेगी तब प्रत्याशियों का निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, कुछ लोग हैं आते जाते, चुनाव के बाद इस तरह का चलता है, आवागमन चलता है। पहली सूची कब तैयार करती है कांग्रेस? पहली सूची कुछ नहीं, यहाँ पे हमारी सीटें हैं, हमारी केंद्रीय स्क्रीनिंग कमेटी भी है, उसके बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, तो सबके विचार लेकर बाकी सर्वे भी करती है पार्टी। हल्द्वानी के बनबूलपुरा इलाके में हुई घटना पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एसपी अंशुमान ने भी बताया कि हल्द्वानी में हालात सामान्य हैं। बाहरी क्षेत्रों में कर्फ्यू भी हटा दिया गया है, केवल बनबूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू जारी है। पूरे प्रकरण में 3 एफआईआर भी दर्ज की गई, जिसमें से 16 लोगों के नामजद किया गया है, बाकी अज्ञात हैं। 5 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। पुलिस लगातार दबिश दे रही है और शीघ्र ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीसीटीवी की जांच की जाएगी। उपद्रवियों की पहचान कर उनकी तलाशी भी ली जा रही है। लोगों को भी अरेस्ट कर लेंगे। हल्द्वानी में हालात बिल्कुल सामान्य है, केवल जो हल्द्वानी में हालात बिल्कुल सामान्य है, केवल जो बनफूलपुरा यहाँ पे कर्फ्यू भी हटा दिया गया है हल्द्वानी क्षेत्र आउटर एरिया में। केवल बनफूलपुरा का जो एरिया है उसमें हमने अभी कर्फ्यू जारी रखा है। पूरे प्रकरण में 3 एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 16 व्यक्तियों के खिलाफ उसको नामजद किया गया है, बाकी अज्ञात में काफी लोग हैं। तो इसमें हमने 5 लोगों को राउंड अप कर लिया, अरेस्ट कर लिया और बाकी के खिलाफ जो है पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है, शीघ्र ही उन लोगों को भी अरेस्ट कर लेंगे। हल्द्वानी हिंसा मामले में एसएसपी नैनीताल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा हालात पर जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया कि अब तक 3 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि किसकी मौत कैसे हुई, ये जांच का विषय है। फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं और घटना का मास्टरमाइंड कौन है, इसकी जांच लगातार जारी है। उपद्रवियों की धरपकड़ भी चल रही। बनभूलपुरा क्षेत्र के अलावा अन्य जगहों पर कर्फ्यू में भी ढील दे दी गई है। इसके साथ ही आवश्यक सेवाएं भी बहाल की जा चुकी हैं। हालांकि हल्द्वानी क्षेत्र में ही नेटवर्क पूरी तरह से बंद है। पुलिस एक्शन में पकड़े गए लोगों के नाम पर महबूब आलम, जिशान परवेज, अरशद आयूब और साथ ही जावेद सिद्दीकी से पूछताछ कर रही है। पुलिस एग्जीक्यूशन है, उसके लिए हम लोगों ने एक प्रॉपर प्लानिंग की थी, प्रॉपर एक डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया था, प्रॉपर फोर्स की ब्रीफिंग की गई थी और नैनीताल जनपद की और उत्तराखंड पुलिस की जो उपलब्धता है उसको देखते हुए हम लोगों ने एक अच्छा खासा फोर्स डिप्लॉय किया था। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो अतिक्रमण स्थल है वहां से हमारे कर्मचारी और जो निगम के कर्मचारी और बाकी जो लोग हैं वो सुरक्षित वहां से निकले थे। हालांकि पथराव वहां हुआ था, लेकिन ये जो सेकंड घटनाक्रम हुआ थाने का घेराव और वहां पर जो हुआ है जो आगजनी हुई है, इसके लिए जो उपद्रवी तत्व हैं उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत और चूंकि भारी संख्या में उपद्रवी थे तो पुलिस का काफी हमारा जो फोर्स है और जो मैन पावर है वो अतिक्रमण स्थल पर जो पथराव हो रहा था उसको न्यूट्रलाइज करने में लगा रहा। तो इस दौरान ये घटना हुई, इसके लिए भी हम लोगों ने प्रभावी कार्रवाई की और लगभग आधे घंटे में हमने अपना थाना और जो बाकी शहरों को कब्जे में लिया। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति उत्तराखंड के बैनर तले शनिवार को उत्तरांचल प्रेस क्लब में
आपको बता दें कि देहरादून में किसान सम्मेलन का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस सम्मान समारोह की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा और साथ ही प्रदेश प्रवक्ता एनके गुप्ता के नेतृत्व में किया गया। और इस दौरान कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह भाटी ने भी शिरकत की है। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सरकार से भी मांग की कि केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के जो ऋण है वो माफ करें और यूनियन की तरफ से अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। भारतीय किसान लोक शक्ति के पदाधिकारियों को यहां बुलाया सबको, और किसान गोष्ठी इसलिए की कि किसानों की अनगिनत समस्याएं हैं और इनको जन जागरूक करें और भारतीय किसान लोक शक्ति के जो नीति निर्देश है उनके बारे में किस किस बिंदुओं पर भारतीय किसान लोक शक्ति काम कर रही है उनको संबोधन करके बताया, जागरूक करें। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रही है। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है और जो भारत को देखना चाहता है वो उत्तराखंड आए बिना भारत को देखना उसका पूरा नहीं हो सकता। डबल इंजन सरकार द्वारा प्रदेश को प्रत्येक क्षेत्र में समृद्ध बनाने की दिशा में कई समावेशी विकास योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कुमाऊं भ्रमण के दौरान प्रदेश वासियों को लगभग 4,200 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है, जिससे सरकार द्वारा संचालित कृषि, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, पेयजल व खेल आदि क्षेत्रों को गति मिलेगी, जिनका प्रत्यक्ष लाभ राज्य के निवासियों को प्राप्त होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम के दर्शन से उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन दोनों को नया आयाम तो मिला ही है, साथ ही मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की महत्वाकांक्षी मानस खंड मंदिर माला परियोजना को नया संबल मिला है। इससे पूरे राज्य में रोजगार के नवीन अवसर सृजित होंगे और स्थानीय निवासियों की आय में बढ़ोतरी होगी। डबल इंजन सरकार ने लिया है प्रण, उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाएंगे हम। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। राजधानी देहरादून के मियांवाला में आपको बता दें कि एक मेडिकल स्टोर में सांप घुस जाने से हड़कंप मच गया है। इस घटना में स्टोर संचालित मधु भरतवान की जान बाल बाल बची हुई है और स्थानीयों का भी कहना है कि वार्ड मेंबर पूजा नेगी ने भी कई बार शिकायत करने के बाद भी स्क्रबर का ढक्कन बंद नहीं किया, जिसके चलते सांप स्टोर में घुस गया है। जबरदस्त भूस्खलन एवं घरों में दरारों को लेकर बीते साल चर्चा में रहा जोशीमठ अब भू मुश्किलों में भी घिरा हुआ है। अगस्त महीने में जोशीमठ विकासखंड के दूरस्थ गांव पगनों में जबरदस्त भूस्खलन एवं दरार जैसी समस्या उत्पन्न हो गई थी, जिस कारण इस गांव में भूस्खलन के चलते कई परिवारों के आशियाने पल भर में जमींदोज हो गए थे। हालांकि इस मामले को कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन आज भी ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। आपको बताते चले कि इस भूस्खलन के चलते पगनों गांव में कई दुकानें और कई परिवारों के आशियाने हो या फिर देवी देवताओं के मंदिर, सब कुछ इस भारी जो भूस्खलन था उसकी चपेट में आकर, जिस कारण ग्रामीणों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। हल्द्वानी में हुई आगजनी और पथराव की घटना को लेकर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। सीएम ने कहा कि यह पूरा मामला सुनियोजित साजिश लग रहा है। यदि ऐसा है तो एक इंटेलिजेंस ने भी इस तरह के इनपुट दिए थे, यदि नहीं दिए होते तो यह पूरी तरह से इंटेलिजेंस फेलियर है।
और ये भी दिए हैं कि पुलिस व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं हुए। उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी एहतियातन या फिर घटना आगे ना बढ़े, शांति व्यवस्था कायम हो, घायलों के इलाज के लिए जरूरत और जो भी मारे गए हैं उनके परिजनों को ढांढस बंधाने की जरूरत है। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी को होने की संभावना है। हालांकि बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसेन में बुलाया जाता है और जा सकता है। और आपको बता दें कि इस बात पर भी संशय है कि बजट सत्र कहां बुलाया जाएगा। बजट सत्र को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले सत्र और उसके बाद में बजट सत्र को समझने का प्रयास करे। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बीजेपी की सरकार सत्र ना चलाए। और भी कहीं ऐसे भी स्टेट है जहां पर हमारे बराबर विधायक हैं और वहां पर बजट सत्र 3 हफ्ते चलता है और उत्तराखंड में बजट सत्र 3 दिन चलता है। इसके साथ ही उन्होंने कई अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा और जनता के हित में काम न करने का सरकार पर आरोप भी लगाया है। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, पहले वो सत्र और उसमें भी बजट सत्र का मतलब समझ ले। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए सत्र न चलाए। बहुत सारे राज्य हैं जिनके यहां हमारे बराबर विधायक हैं, कहीं 70 हैं, कहीं 80 हैं, कहीं 90 हैं। वहां बजट सत्र 3-3 हफ्ते चलता है और उत्तराखंड का बजट सत्र 3 दिन चलता है। सरकार के पास बिजनेस नहीं होता। सरकार बजट सत्र के दौरान जो कार्य स्थगन के प्रस्ताव लगते हैं, उस पर चर्चा होती है, प्रश्नकाल पर चर्चा होती है, उससे भागना चाहती है, क्योंकि उन चर्चाओं में प्रदेश की जनता की समस्याएं निकल कर आती हैं, उसका सरकार समाधान करने में सक्षम नहीं है। मंगलौर बीजेपी हरिद्वार ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री प्रभात चौधरी ने दिल्ली हरिद्वार हाईवे रिवरहेड़ी स्थित एक होटल पर प्रेस वार्ता की और ओबीसी मोर्चा जिला महामंत्री ने विधानसभा उपचुनाव के में जो प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की गई है, उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें क्षेत्र की जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के जिला महामंत्री प्रभात चौधरी ने एक प्रेस वार्ता जो है वो करते हुए कहा कि उन्हें क्षेत्र की जनता का समर्थन मिला है। उन्होंने पार्टी आलाकमान से मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में टिकट की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि मंगलौर विधानसभा में इस बार कांग्रेस और बसपा से अलग हटकर क्षेत्र की जनता तीसरे व्यक्ति को विकास के नाम पर वोट देने का मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपना मांग पत्र रखा है कि मुझे मंगलौर से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाए। और यहाँ देखिए, मंगलौर में 2 ही लोगों की सत्ता रही है और ये हमारा क्षेत्र मंगलौर विकास से कोसों दूर है। एक काम बताइए मुझे, एक कि हाजी काजी जी ने कोई एक उपलब्धि, एक कार्य क्षेत्र में किया हो तो आप मुझे बताओ। एक बता दो, दूसरे को तो छोड़ दो कि एक कार्य विकास का करके दिया हो। आप देखिए, शिक्षा देखिए, चिकित्सा देखिए। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सैनिकों के कल्याण के लिए हर वक्त तत्पर है उत्तराखंड सरकार। पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार की सेवाओं में दिया गया है क्षैतिज आरक्षण। शहीद सैनिकों के परिजनों को सरकारी सेवाओं में सेवायोजन में वरीयता देने का किया गया है प्रावधान। शहीदों की पत्नियों और उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए दिया जा रहा है कौशल वृद्धि एवं रोजगार परक निःशुल्क प्रशिक्षण। युद्ध में घायल सैनिकों और परिजनों को एक मुश्त दी जा रही है 2 लाख रुपए की सहायता। विभिन्न युद्धों और आंतरिक सुरक्षा व सीमांत झड़पों में शहीद सैनिकों के आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष से दी जा रही है एक मुश्त 10 लाख रुपए की धनराशि। उत्तराखंड बन गया है वीर सैनिकों को सबसे अधिक अनुदान देने वाला राज्य। उत्तराखंड के वीरों का
देश के लिए शहादत में बड़ा योगदान रहा है। ये वीरों की भूमि है। हम शहीदों के परिजनों के लिए हर सुविधा देने के लिए कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। सरकार से मिले सम्मान और सुविधाओं से लेकर सैनिक हैं बेहद खुश। राज्य सरकार पूर्व सैनिकों के लिए अनेक सी योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिसमें कि गृह कर में छूट, स्टाम्प ड्यूटी में छूट, स्कॉलरशिप में छूट और राज्य दिन सेवाओं में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार अपने रणबांकुरों की याद में उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में बनाने जा रही है सैन्य धाम। सैन्य धाम निर्माण के लिए शहीदों के आंगन से लाई गई मिट्टी को सैन्य धाम में बनने वाली अमर जवान ज्योति की नींव में रखा गया है। देव भूमि के साथ ही वीर भूमि भी है उत्तराखंड। सैनिकों का सम्मान है देश का सम्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। दून के धरावली में सिगरेट के विवाद में 2 युवकों ने एक युवक की हत्या कर दी थी। सूचना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मृतक का शव एक नाले से मिला है। पुलिस की जांच में पता चला कि उसे अंतिम बार अंकित उर्फ माठू और दिलखुश उर्फ बाला के साथ में देखा गया था। एसएसपी ने भी बताया कि आरोपी दिलखुश निवासी धारावली ट्रांसपोर्ट नगर में सेल्समैन है और जो कि आपको बता दें कि अंकित निवासी मुहिबे वाला क्षेत्र में एक दिहाड़ी मजदूरी करता है। पूरा मामला ऋषिकेश बस अड्डा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत आदर्श ग्राम का है, जहां पर आपको बता दें कि संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल में कई प्रकार के नमूने की जांच के लिए भेजा। मृतका की पहचान रत्नेश गुप्ता के रूप में हुई। कोतवाली पुलिस के मुताबिक रत्नेश गुप्ता आदर्श नगर में अपने घर के अंदर अकेली रहती थी और उनकी बेटी ज्योति बताती है कि 5 फरवरी को मां में आखिरी बार जो मां से है वो बात हुई थी। उसके बाद में उसने मोबाइल पर संपर्क नहीं हो पाया, जिससे ज्योति को अपनी मां के साथ अनहोनी का डर भी सता रहा था, जिसके बाद ज्योति ने पुलिस को भी सूचना दी और फिलहाल पुलिस हर पहलू पर गौर करके जांच को आगे बढ़ा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। गुप्ता नाम की महिला है और इसकी उम्र लगभग 80 वर्ष है। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि काफी दिन पुरानी लग रही है और इसका पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मालूम चलेगा कि इसकी मृत्यु का कारण क्या था, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर गेट पे मेन गेट पे ताला लगा बताया जा रहा है और बॉडी अंदर भी कुछ मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। कैसे अब बताते हैं, ये महिला वैसे थोड़ा सा मानसिक रूप से भी थोड़ा सा परेशान थी, अकेली रहती थी और कभी कभी ताला लगवा करके भी अंदर चाबी रखवा लेती थी। अब ये तो देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मालूम चल पाएगा कि इसकी एक्चुअल डेथ कैसे हुई है, उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। पुलिस सरकारी पर गौर करके जांच आगे बढ़ाएगी। हमारे द्वारा जो है इसको हर पहलू को देखा जा रहा है, इसके सभी आसपास के क्षेत्र को भी देखा जा रहा है, जो भी सीसीटीवी कैमरा उनको भी देखा जा रहा है और मेन जो है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद आगे कार्रवाई। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से
से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ पर आपको बता दें कि आईटीसी मिशन, सुनहरा कल और मैजिक बस फाउंडेशन एनजीओ की तरफ से निम्न और मध्यम वर्गीय युवक युवतियों के लिए स्किल सेंटर की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि हरिद्वार के एडीएम पीएल शाह ने फीता काट कर एक स्किलिंग सेंटर का उद्घाटन किया और इस दौरान हरिद्वार आईटीसी के जीएम सुरजीत सिंह रोड़िया भी मौजूद रहे। उन्होंने भी बताया कि स्किलिंग सेंटर में 18 से 25 साल के बेरोजगार युवक युवतियों को स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग भी दी जाएगी और ट्रेनिंग लेने के बाद यहां से उन्हें रोजगार के कई अवसर भी प्राप्त होंगे। एडीएम पीएल शाह ने भी कहा कि इस तरह के जो स्किल्स हैं वो डेवलपमेंट प्रोग्राम में से जो समाज के गरीब और जरूरतमंद लोगों को स्किल्ड होने का भी अवसर मिलेगा और वो भी बिना महंगी फीस दिए बेहतर ट्रेनिंग लेकर रोजगार प्राप्त करते हैं। ये आज एक प्रोफेशनल एक स्किल ट्रेनिंग है बच्चों के लिए और ये उन बच्चों मैक्सिमम उन बच्चों के लिए है जो लो इनकम ग्रुप में आते हैं और मार्जिनल इनकम ग्रुप में आते हैं। इनका आगे भविष्य के लिए जब ये जॉब के लिए कहीं जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख में जो है काफ़ी जो ये एरा है काफ़ी कम्पिटिटिव एरा है और बड़े कंपटीशन फाइट करने पड़ते हैं, तभी जाके किसी पद पे गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में आप सेलेक्ट हो पाते हैं। तो जो ये ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जब आप किसी क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप स्किल्ड हैं तो आपको प्रेफरेंस दी जाती है। तो मेरे हिसाब से इससे जो है जो समाज का जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ जो व्यक्ति है उनके जो बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एक बड़ा कोई ट्रेनिंग जिसमें बहुत बड़ा खर्चा हो, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। 10वीं के बाद या 11वीं के बाद जिनको पता नहीं होता है कि उनको अपनी लाइफ में क्या करना है, इस प्रोग्राम के माध्यम से उनको डिफरेंट स्किल्स डेवलप की जाती हैं ताकि वो अपने जीवन में चाहे सरकारी क्षेत्र हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो वहाँ पे अपने कार्य को कर सकें और इनकी डिमांड काफ़ी बढ़ जाती है। और ये प्रोग्राम जो है मुझे लगता है कि उन सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो कि शिक्षा के लिए अपेक्षित हैं, जो थोड़े लोअर और मीडियम इनकम ग्रुप के लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से जो है समाज के निम्न वर्ग को और अपेक्षित वर्ग को एक दिशा मिलेगी और वो अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।